सारी नोटिंग के बाद ना, तीनों मेथड्स के बाद कल एक पेज छोड़ने के लिए बोला था, उस पेज पे आ जाओ। एक और छोटी सी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है, क्लास प्लस वन से रिलेटेड है। क्लास प्लस वन का लास्ट चैप्टर याद है आपको? क्लास प्लस वन का लास्ट चैप्टर होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर दो पार्ट बनते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से खर्चे आते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो बार बार होते रहते हैं। ऐसे खर्चे जो बार बार होते रहते हो, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, वेजेस के खर्चे, इसको बोला जाता है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस। और जो खर्चे आपके बार बार हो रहे हैं, टॉपिक निकल जाएगा इतने में, जो खर्चे बार बार हो रहे हैं उसको बोला जाता है कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। इसका इस चैप्टर में क्या इंपैक्ट पड़ता है? कई बार प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था, जब दो बायर और सेलर में डीलिंग हो रही है, वो तो प्रॉफिट के बेसिस पे हो रही है ना, कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, उस हिसाब से हम आपको गुडविल के पैसे देंगे। लेकिन अगर उस प्रॉफिट में, कल हमने याद है क्या सीखा था, अगर उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल आइटम्स है तो उसके इंपैक्ट को हटाना है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ता था? प्लस, एबनॉर्मल इनकम को माइनस। तो एक इंपैक्ट आप लोगों ने कल सीख लिया था, आज सेकंड इंपैक्ट सीखने वाले हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस में नॉर्मली होते हैं, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, सामान खरीदना, तो ये तो आप लोग हमेशा एक्सपेंसेस को माइनस करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आपने, एक होते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस, वो होते हैं जो बिजनेस में कभी कभार होते हैं, जैसे कि एसेट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, ठीक है। ऐसे वाले जितने भी खर्चे हैं जो हमारे कभी कभार होते हैं, उसको कभी भी प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जाता। लेकिन अगर गलती से कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस, जैसे कि फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, बिल्डिंग खरीद ली, तो खर्चा तो हुआ है, लेकिन प्लस वन क्लास का ये टॉपिक है, प्लस टू का तो है ही नहीं। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, ये प्लस वन का टॉपिक है। अगर आपने वो खर्चा किया जो आपका रेगुलर बेसिस पे होता है, तो उसको हम दिखाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब उस लॉसेस को खर्च करके, लेस करके ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आता था। लेकिन जो खर्चे आते थे, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, वो जाते थे बैलेंस शीट में। याद करो बचपन के दिन, थोड़े से 2 महीने पहले की यादाश्त थोड़ी सी ताजा करो। अगर मेरे को बिल्डिंग या फर्नीचर लिखना है, उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते थे, उसको बैलेंस शीट में शो करते थे। तो जब आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में उस खर्चे को शो ही नहीं किया, क्योंकि उसका अपना घर कौन सा है, उसका अपना घर बैलेंस शीट है। लेकिन गुडविल कैलकुलेट करते हुए अगर सेलर ने फर्नीचर को प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है, तो उसका प्रॉफिट और भी कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर एक खर्चा है। तो इसको मुझे सेट करना है, इसको ठीक करना है, जो कि मेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिखाता हूं क्या क्या करना पड़ेगा। दो तरह के खर्चे हैं, पहला क्या है? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, दूसरा है कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस मतलब कि जो एक्सपेंसेस रेगुलर या रूटीन बेसिस पे, जो एक्सपेंसेस रेगुलर या रूटीन बेसिस पर बिजनेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में नॉर्मली कौन कौन से खर्चे होते रहेंगे? जैसे कि सैलरी, रेंट, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। मतलब ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस में रेगुलर या रूटीन बेसिस पे होते रहते हैं। इन्हीं खर्चों को ही हमें प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है। ओनली दीज एक्सपेंसेस हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। क्योंकि जो खर्चे हो रहे हैं, खर्चों से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है या कम होएगा? खर्चों से। अगर बिजनेस में खर्चे होते चले जा रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। सिर्फ यही वाले खर्चों को आपने बिजनेस में डिडक्ट करना है। ओनली दीज एक्सपेंसेस हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स।
ये पॉइंट सिर्फ इतना सा समझ आ गया, जो खर्चे बिजनेस में बार बार होते हो। अब सर कौन कौन से खर्चे बिजनेस में बार बार होते हैं? जो डेली बेसिस पे हो, चाहे मंथली बेसिस पे हो, चाहे एनुअल बेसिस पे हो। इंश्योरेंस का खर्चा, मेरे को बाइक या एक्टिवा की इंश्योरेंस करवानी होती है, हर साल रिन्यू करवाते हैं, हर साल बाइक, मतलब जो खर्चा हर साल हो रहा है ना, वो भी रेगुलर बेसिस का खर्चा है, तो वो रेवेन्यू नेचर में आएगा। तो कैपिटल नेचर का आप देखते हैं, इसका अपोजिट बनाओ। वैसे कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होगा? जो रूटीन या रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। अगर मेरे को इसका अपोजिट लिखना है, जो खर्चे कभी कभार होते हो, जो एक्सपेंसेस कभी कभी होते हैं, रेगुलर नहीं होते। जो खर्चे कभी कभी होते हैं, रेगुलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स परचेज। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स परचेज। एसेट्स मतलब कि मैं कुछ लिख देता हूं, 2-3 एसेट्स बता दो, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है जी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस में कभी कभी होते हैं। ठीक है जी। मेन लाइन जो लिखने वाला हूं ना, यहीं पे ये वाली जो मेन लाइन लिखने वाला हूं, इसी के ऊपर सारा का सारा क्वेश्चन डिपेंड रहेगा। इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करते, बिकॉज इनको P&L अकाउंट में, इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करते, बिकॉज इनको P&L अकाउंट में शो P&L अकाउंट में शो नहीं करते, बट बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड। अभी तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बना के दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या मेन मतलब है। अभी तो मीनिंग लिखवा रहे हैं, जो खर्चे कभी कभार होते हैं, जो एक्सपेंसेस कभी कभी होते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, जैसे कि एसेट्स खरीदना, फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना। इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करते। सर ऐसा क्यों, प्रॉफिट में से क्यों माइनस नहीं करते? अकाउंटिंग के 2 रूल है, अकाउंटिंग के ना 2 फॉर्मेट्स हैं, एक होता है P&L अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। P&L अकाउंट में वो खर्चे, P&L की फुल फॉर्म याद है किसी को? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन मेरे को पहले पता होनी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन होती है कि जो आपके रेगुलर बेसिस पे, आपके बिजनेस में, आपकी दुकानदारी में जो रेगुलर खर्चे होते रहते हैं ना, उसको दिखा के प्रॉफिट निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक दुकान खोली जी, चाय की दुकान खोली मैंने। ठीक है जी, चाय की दुकान खोली, पूरे दिन में मैंने 1000 रुपए की चाय बेची, लेकिन उसके लिए मेरे को सामान खरीदना पड़ा था 700 का। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 रुपए का प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, उसी दिन ना वो वाली जो दुकान है ना, उस दुकान के लिए मेरे को मशीनरी लेनी पड़ी, बर्तन रखने के लिए रैक लेने पड़े, सिलेंडर लेना पड़ा, या 2-3 और चीजें लेनी पड़ी, जिसकी अपनी अपनी कॉस्ट मेरे को पड़ गई 25,000 रुपए। अब बताओ बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है? गलत है। यही तो मैं आपसे, आपके मुंह से निकलवाना चाहता था, क्योंकि जो ये 25,000 रुपए है ना, ये 25,000 रुपए मैंने एसेट्स के ऊपर खर्च किए हैं। अगर मैं यहां पे देखूं, पहले दिन मैंने 25,000 रुपए दुकान पे लगाया, समझ गए ना, दुकान के नए बोर्ड बनवाए, बर्तन लिए, या वो चीजें ली जैसे कि चिमनी हो गई, या कोई भी एसेट्स ली फलानी, और 700 रुपए का मैंने सामान खरीदा, चाय पत्ती, दूध वगैरह। 25,000 का क्या खरीदा? एसेट्स, जो दुकान पे लगाया, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करी। 700 का मैंने क्या खरीदा? स्टॉक खरीदा, माल खरीदा, उसी को बना के मैंने 1000 का बेचा। अगर मैं 700 को 1000 के साथ कंपेयर करूं तो लगता है 300 रुपए का प्रॉफिट है।
लेकिन अगर मैं 25,000 को भी तो मैंने खर्चा किया है ना बिजनेस में, तो इस खर्चे को एक्चुअल में खर्चा नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 25,000 रुपए लगाया है इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस से कभी आप प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाओगे, वो तो आपने एक ही बार लगाया ना। प्रॉफिट हमेशा निकलता है ये वाली कैलकुलेशन से जो आप लोगों ने सबसे पहला आंसर दिया था। 700 रुपए का माल भरा दुकान में, उसी को मैंने बना बनू के 1000 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का। तो जो मेरा 1000 रुपए की इनकम है वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है। रेवेन्यू नेचर की इनकम मैं जो डेली अपने कस्टमर से कमाऊंगा। और 700 रुपए मेरी चीनी बत्ती के खर्चे हैं, क्या ये भी एक ही बार लगेंगे चीनी बत्ती के खर्चे, या ये डेली लगेंगे? डेली लगेंगे या कभी कभार लगेंगे? डेली बेसिस पे लगेंगे ना, तो इसको भी बोला जाता है रेवेन्यू नेचर। तो इन दोनों का जो अपना घर है ना, रेवेन्यू नेचर का मतलब वो होता है जो दुकानदारी आप चलाते हो। सिंपल सी बात है, स्टॉक खरीदा बेचा, माल खरीदा माल बेचा, इसी को बोला जाता है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इसी से कैलकुलेट होता है, और यही वाले खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हैं। अकाउंट्स कहता है जो रेगुलर बेसिस के आपके खर्चे हैं दिनचर्या वाली दुकानदारी के, उसको तो आपने दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक जगह प्रॉफिट लिख देना, एक जगह लॉस, दोनों को कंपेयर कर लेना। अगर आपके पास पैसा ज्यादा आया कस्टमर से तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर आपका खर्चा ज्यादा आया तो लॉस है। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर लेकिन जो 25,000 का हमारा खर्चा ये भी तो हुआ है ना? हुआ है बेटा, लेकिन ये 25,000 का खर्चा दिनचर्या वाला खर्चा है या कभी कभार वाला? तो इसके लिए अकाउंट ने रूल बनाया सेकंड फॉर्मेट। कौन सा? बैलेंस शीट। कह रहे इसको बैलेंस शीट में डालना। फिर दुकानदार लड़ रहा है, कह रहा मेरा खर्चा तो हो गया, कहते काम कर 25,000 की ना हर साल डेप्रिसिएशन दिखा दियो, डेप्रिसिएशन दिखा के उसको खर्चे में काउंट कर लियो, पूरे को नहीं। तो वो इसका मतलब है। अब इस क्वेश्चन पे होता क्या है, कोई बंदे खर्चा करेंगे कैपिटल वाला, उसको प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट में से माइनस होके तो प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसको ऐड बैक करना पड़ता है। ओनली दीज एक्सपेंसेस हैव, इधर आना पहले वाले पे। दीज एक्सपेंसेस have to be shown in profit and loss account डेबिट साइड। अब मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। किसी को याद है फॉर्मेट ऑफ? हम क्लास +1 में क्या बोलते थे? हम क्लास +1 में बोलते थे इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास +2 वाले कह रहे हैं बस ट्रेडिंग छोड़ दो, खाली पी एंड एल अकाउंट बोल लिया करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इसका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बस ये फॉर्मेट होता था। बस यहाँ पे डेबिट साइड पे सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड पे सारी बिजनेस की इनकम्स आती हैं। यहाँ पे अमाउंट भर दो, यहाँ पे अमाउंट भर दो। लेकिन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे ऊपर वाले, ये पढ़ के देखो। सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले। रेवेन्यू नेचर वाले वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस में बार बार होते हो, चाहे रोज हो, चाहे महीने बाद हो, चाहे साल बाद हो। कोई मेरे को मैंने आप लोगों को 3 बताए, डेली बेसिस पे होने वाला खर्चा, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। कोई एग्जांपल देना? डेली बेसिस पे पहले वेजिस डेली देनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे होने वाले कोई खर्चे, वेजिस डेली देनी पड़ती है। कोई और? ट्रांसपोर्ट का खर्चा डेली का। चलो कोई और? फ्रेट का। कोई और? हाँ जी। जो मेन खर्चा है ना कोई भी नहीं बोल पा रहा, स्टॉक का, जो हमें डेली बेसिस पे सामान खरीदना पड़ता है, वो वाला कोई खर्चा। जैसे हमने सामान खरीदा, गुड्स खरीदी। अब आप एक दूध वाले से या चाय वाले से पूछो, चाय वाले को तो डेली दूध खरीदना पड़ता है ताजा, तो वो उसके लिए रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो वो यहां पे आएगा। इधर देखो, टू ऑल टू ऑल रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। कौन सा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस? जो आपने अभी मेरे को बोला, वेजेस,
परचेज ऑफ गुड्स। हाँ जी, एग्जाम्पल बताओ डेली नेसेसिटी थिंग्स। रेंट, सैलरी। कोई मंथली खर्चा बताना जो बिजनेस में मंथली खर्चा होता हो। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गई, सैलरी हो गई, वो भी मैंने लिख दिया। कोई एनुअल बेसिस का खर्चा बताना। हाँ जी, एनुअल बेसिस का खर्चा होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दुकान का हर साल करवाना पड़ता है। इसके अलावा कोई एक और बता दो बस, एनुअल बेसिस का कोई ऐसा खर्चा जो हर साल होता हो। प्रिंटिंग का तो यार डेली हो सकता है। जीएसटी वो हर महीने होता है। साल वाला पूछ रहा हूँ भी, जो ऐसा खर्चा जो साल बाद होता हो। इनकम टैक्स एक्चुअली में बिजनेस का खर्चा नहीं होता, वो मालिक का खर्चा मानता है। एक और खर्चा होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस में हर साल लगानी पड़ती है, साल में एक ही बार। तो ये सारे खर्चे जो है ना, इस साइड पे सारी इनकम्स आएंगी। कौन सी इनकम? जैसे कि बाय सेल्स ऑफ गुड्स। मैं अभी के लिए मान लेता हूं यहाँ पे मैंने सिर्फ सेल ऑफ गुड्स किया है 1 लाख रुपए। वेजेस है 1000, परचेज ऑफ गुड्स है 15000, रेंट है 4000, सैलरी है 40000, इंश्योरेंस 6000, डेप्रिसिएशन 3000। मेरे को बताओ मेरे बिजनेस में टोटल कितनी इनकम हुई है? दिख रहा है? खर्चे कितने हुए टोटल? टोटल खर्चे कितने हुए? सामने लिखे हुए हैं 69। मेरे हिसाब से तो गलत है, यही है 16 4 20। अब बताओ बिजनेस में कितने खर्चे हुए? जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस अब इस पॉइंट से जहां पे मैंने फर्नीचर लिखा है ना, यहां से आपका टेक्निकल पॉइंट शुरू हो गया। बच्चों को ना पूरा सिलेबस समझ आ जाता है +2 अकाउंट्स का। ये जो भी मैंने पॉइंट लिखा है ना, जो अभी अगले 10 मिनट में समझाऊंगा, ये पूरे +2 का सबसे टेक्निकल टॉपिक है। अब बताओ बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने का? 19,000 का लॉस हुआ है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अब देखो थोड़ी सी डिफरेंट आइटम्स मैंने लिखी है क्वेश्चन में। कल वाला टॉपिक याद है? एबनॉर्मल आइटम्स। एबनॉर्मल आइटम्स क्या होती है? जो कभी कभार होती हो, ठीक है, जो डिफरेंट है। एबनॉर्मल आइटम और कैपिटल नेचर की आइटम एक तरह से उनको सेम इज्जत दी गई। कौन सी? एबनॉर्मल आइटम, जो हमने कल पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था, और आज हमने डिस्कस किया है कैपिटल नेचर की आइटम। इन दोनों को अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम नजरों से देखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में ना, जब तक एबनॉर्मल आइटम्स नहीं थी, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाली एबनॉर्मल आइटम्स है इनकम में, ये वाली एबनॉर्मल आइटम्स है एक्सपेंसेस में। या तो कभी कभी आ जाएंगी एबनॉर्मल आइटम्स, या कभी कभी आ जाएंगी कैपिटल नेचर की आइटम्स। अगर यहां तक सिचुएशन ना होती, ये वाली सिचुएशन जो मैंने सर्कल की है, इससे पहले बिजनेस के टोटल खर्चे कितने बताए थे आप लोगों ने? 69,000। तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना आता? अगर बिजनेस में सोच के देखो, अगर बिजनेस में ये एबनॉर्मल आइटम्स ना होती, यहाँ पे एबनॉर्मल इनकम है, यहाँ पे बिजनेस में एबनॉर्मल इनकम है, यहाँ पे एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है। अगर ये सारी चीजें ना होती तो बिजनेस का प्रॉफिट कैसे आया था? 31,000। आपको 31,000 निकालने का फॉर्मूला पता है क्या था? 31,000 आपने कैसे निकाला था? 1 लाख में से
1 लाख में से आप लोगों ने क्या माइनस किए थे? 69,000 किस चीज का टोटल है? ये वाला। तो इसका सिंपल मतलब है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट ने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लास +1 का टॉपिक है, +2 का नहीं है। ये तो मेरे पास सामने चेहरे ऐसे होते हैं, मेरे को +1 को दोबारा करवाना पड़ जाता है। अकाउंट्स ने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए किसको इजाजत दी है? P&L अकाउंट को। P&L अकाउंट कुछ नहीं है, एक जगह पे सारे खर्चे लिखते चले जाओ। हमने भी तो एक ही जगह पे सारे खर्चे लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कोई खर्चा लिख दिया फिर उसके नीचे कोई इनकम। ध्यान से देखो, सारे एक्सपेंसेस एक ही जगह पे लिख दिए। दूसरे हाथ पे सारी की सारी इनकम लिख दो। देखो दूसरे हाथ पे सारी इनकम लिख दी, लेकिन कौन से एक्सपेंस या कौन से इनकम आने चाहिए ना, यही बच्चों के लिए टेक्निकल पॉइंट है। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूं, 12 महीने हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पे मार्च तक की। 12 महीनों में 3 बुक्स है, 13-14 चैप्टर्स है। सबसे जो टेक्निकल टॉपिक है ना वो ये आपका चल रहा है। जिसको ये टॉपिक समझ आ गया ना उसके लिए पूरा अकाउंट्स जो है ना वो इससे ज्यादा, इससे थोड़ा मतलब सस्ता है। सस्ता समझते हो ना, इससे इजी है। अगर ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया ना, आप अकाउंट्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। सारे खर्चे कहां पे लिखे हुए हैं? डेबिट साइड पे। सारे इनकम्स कहां पे लिखे हुए हैं? क्रेडिट साइड पे। देखा जाए तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, एक जगह खर्चे लिख दिए, इस साइड खर्चे लिख दिए, इस साइड इनकम लिख दी। अब मेरे को निकालना है सिर्फ प्रॉफिट। क्या मेरा 1 लाख का 1 लाख पूरी मेरा प्रॉफिट है क्या? अगर मैं 1 लाख में से सर मेरे 1 लाख रुपए को कमाने के लिए मेरे खर्चे भी तो हुए, वेजेस का खर्चा हुआ, सामान खरीदा, रेंट दिया, सैलरी दी, तो मेरे लिए प्रॉफिट क्या बचा? 31,000। 31,000 का जो प्रॉफिट है ना, इसी को बोला जाता है रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके अंदर आग लगने वाला कोई लॉस नहीं है। कोई फर्नीचर नहीं खरीदा, क्योंकि फर्नीचर कभी कभार खरीदते हैं, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। कोई मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉटरी की इनकम नहीं लगी। ये सिंपल है धंधे का प्रॉफिट। धंधे में पैसा आया 1 लाख, गया 69,000। घर पे कितना बचा? 31,000। 31,000 में जो सेलर और बायर डील करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 या 2 से, वो गुडविल की वैल्यू होगी। यहां तक समझ आ गया? पहले मैंने आपको सीधा सही तरीका बता दिया, जो 31,000 का प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकलती है फिर? 31,000 को 3 समझ लो 3 ईयर्स परचेज्ड है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ही दिन सीखा था। 93,000 गुडविल है, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो आप मेरे पास ट्यूशन ना पढ़ रहे होते। आप तो पूरा साल टफरियां मार के ना 3 घंटे का पेपर देने चले जाते। जिंदगी इतनी आसान होती नहीं है, इसलिए आपको ट्यूशन और कोचिंग लेनी पड़ती है। अब क्वेश्चन आया ऐसे, अब मेरे को प्रॉफिट निकाल के दिखाओ बिना सोचे समझे। जहां जहां पे इनकम है सारी ऐड कर दो, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो। बताओ प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है 4,000। पहले कितना था? 69,000 था ना पहले। 69,000 में से हमने 75,000 ये माइनस कर दिए, ऐड कर दिए 40,000। मेरा तो 34,000 का प्रॉफिट आ रहा है। नहीं नहीं, ये आपके सामने है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस तरफ खर्चे लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ इनकम लिखी हुई है। मेरे को बताओ टोटल इनकम्स कितनी आ रही हैं? अब 1,40,000 टोटल इनकम 1,40,000 आ रही है, उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो। 69,000 तो पहले ही थे यहां तक के, उसमें से 75,000 माइनस कर दो। हाँ ठीक तो है, नमन का ठीक था यार। कौन बोल रहा था नालायक कि नमन का गलत है? लॉस आ रहा है, तो बाय लॉस आ गया 4,000। बंदा बेचने चला था बिजनेस। बिजनेस के लिए बंदा क्या मांग रहा था? बायर से कहता गुडविल लूंगा जी। उसने पहले तो माइंड में कैलकुलेट किया मेरी गुडविल 80-90 हजार पे आ जाएगी, लेकिन बाद में जब देखा इसके तो बिजनेस में लॉस है, इसका बिजनेस तो क्या है, इसकी गुडविल तो क्या ही मिलनी, इसका तो बिजनेस भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। आप सोच के देखो यार, आपको देखो आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कि मार्केट में प्रैक्टिकल लाइफ में अगले आने वाले 10 साल या 20 सालों में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, आप उसकी टर्म्स को सीख रहे होते हो। कॉमर्स वाले ज्यादातर कहां पे जाएंगे? बिजनेस लाइन में जाएंगे, इन्वेंशन वाली लाइन में तो जाएंगे नहीं। आप उसकी टर्म सीखने के लिए क्लास +2 में पढ़ रहे हो। आज से 3-4 साल बाद या कुछ कुछ तो 1 साल के बाद, कुछ कुछ 5-6 सालों के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसको अप्लाई करोगे, कोई बंदे दुकानदारी करेंगे, कोई बंदा कनाडा जाएगा, कुछ भी करेगा
कल को तो आपने सारी चीजें तो प्रैक्टिकली करनी है ना, पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए। सोच के देखो, क्या कोई ऐसा बिजनेस खरीदना चाहेगा जहां पे बिजनेस में 4,000 का लॉस आ रहा हो? सामने वाले का धंधा लॉस में चल रहा है, क्या आप वैसा बिजनेस खरीदोगे, या सामने वाले का प्रॉफिट में चल रहा हो वैसा? लेकिन यहाँ पे 4,000 का जो उसने लॉस दिखाया ना, आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, बिजनेस में मैंने कल समझाया था, जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, ना कि एबनॉर्मल। तो आपको कल वाला टॉपिक क्या था, एबनॉर्मल का इफेक्ट लगाना है कि हटाना है? हटाना है। तो इसमें जो जो एबनॉर्मल का इम्पैक्ट है वो हटा दो, इसमें जो कैपिटल नेचर का इंपैक्ट है वो हटा दो। आपको क्वेश्चन में दिया गया है लॉस। अब देखो करना क्या है हमने, क्वेश्चन में गिवन है लॉस। इस लॉस तक पहुंचते हुए आपको पता है, इस लॉस तक पहुंचते हुए आपने 1,000 रुपया माइनस किया, 15,000, 4,000, 40,000, 6,000, 3,000, यहां तक तो ठीक था, क्योंकि ये वो खर्चे थे जो बिजनेस के मतलब नॉर्मल खर्चे हैं। ये माइनस किया तब तो ओके है। लेकिन आप लोगों ने ना यहां तक पहुंचते हुए 4,000 के लॉस तक पहुंचते हुए ये दो खर्चे भी माइनस कर दिए, फर्नीचर और लॉस बाय फायर। क्या बिजनेस में कल हमने डिस्कस किया था हर 1 जनवरी को लॉस फायर लगेगी? चल भी चल, हैप्पी न्यू ईयर है, लकड़ी लेके आओ, आग लगानी है बिजनेस में, कल डिस्कस किया था। ऐसा होता है नहीं, ये कभी कभार है। लेकिन आपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए 50,000 और 25,000 को भी माइनस कर दिया था। आपने सोचा इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तभी तो लॉस आ गया। क्या ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? और एबनॉर्मल के इंपैक्ट को हटाने, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस 4,000। कल याद है, कल हमने 3 क्वेश्चन भी किए थे, लॉस गिवन है। अब इसमें ऐड कर दो जो एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस को सर ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, माइनस। ऑलरेडी क्या है, माइनस है। एबनॉर्मल के इंपैक्ट को हटाने के लिए कल मैंने बताया था, बायर और सेलर नॉर्मल मार्केट कंडीशन के हिसाब से डीलिंग करते हैं, ना कि एबनॉर्मल। अब दुकान में आग लग गई, बिजनेस वाले को लॉस हो गया, ठीक है, क्या वो दुकानदारी का लॉस है? नहीं, वो तो अचानक हो गया। इसलिए हमें तो दुकानदारी का प्रॉफिट निकालना है। अब 4,000 तक पहुंचते हुए क्या आप लोग ये एग्री करते हो, 4,000 तक पहुंचते हुए वो एबनॉर्मल जो फायर वाला लॉस था 25,000 का, वो माइनस हो चुके हैं? अभी आप लोगों ने, वो कहता नहीं भाई आप लोगों ने मेरे को आंसर बताया ये 4,000, यही तो चक्कर है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको ये 10 मिनट समझ नहीं आए ना, और जिसको ये 10 मिनट समझ आ गए, अकाउंट्स उसके अंडर कंट्रोल है। अब गुरजोत कह रहा है कि ये लॉस तक पहुंचने के लिए 25,000 माइनस नहीं किया। कोई और भी बताए ये लॉस कैसे आया था, मेरे को फिर बता दो। क्योंकि अगर आपको ये कहानी समझ आ गई ना, अकाउंट्स तो आपके मुट्ठी में आ जाएगा। ये लॉस कैसे आया था 4,000 दोबारा से? अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को तो दोबारा जाना पड़ेगा रिवर्स गियर में। घर से चला था, आधे रास्ते पहुंच गया, फिर से घर पहुंच गए। करण जी थोड़ा एक्टिव हो जाओ, मैनू ये दस दो 4,000 किमें आया सीगा। आपके सामने P&L अकाउंट है। चलो जी दोबारा कॉपी खोलो, 4,000 को निकालो। ये लो 4,000 मैंने काट दिया, ये लो जी। मुझे गुरजोत से ये उम्मीद नहीं थी वैसे। ये है जी आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पे आई है सारी इनकम, ये आए हैं सारे एक्सपेंसेस। अब मारो इनकम का टोटल, फिर मारो एक्सपेंसेस का टोटल। अगर इनकम ज्यादा हुई तो प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए तो लॉस है। अब मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इनकम का टोटल कितना आया है? किसी को इनकम का टोटल दिख रहा है सामने? 140 कैसे आए हैं? 1 लाख प्लस मतलब आपने 1 लाख में 30,000 को ऐड किया है, 10,000 को ऐड किया है। आप सोच के देखो कितना धीरे चलना पड़ रहा है मेरे को ये बताने के लिए कि 1,40,000 कैसे आया है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे ना, और इतना गंभीर तो समझो ही ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली आप सुनते चले जाओ, कुछ है ही नहीं यार। 1,40,000 कैसे आया? इन सभी का आपने टोटल किया, सारे एक्सपेंसेस का टोटल कितना आया? 1,44,000। सारे खर्चों का टोटल आया 1,44,000। लिखूं कहां पे? 1,44,000। एक्चुअल में ना थोड़ा सा डेटा गलत हो गया, मेरे को इसको लेना चाहिए था 20,000 पे लॉस बाय फायर को।
अब आपका लॉस आ गया 4,000। अब ये 4,000 आया कैसे? सारे इनकम को ऐड कर दिया, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। कितनी इनकम थी? 1,40,000, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो देखो आप लोगों ने सारे माइनस किए हैं, ठीक है, तो आंसर में प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आ गया 4,000 का। अब मुझे एक्चुअल में ना ये 1,40,000 की जो सारी इनकम है, इसके अंदर नॉर्मल इनकम तो ऐड है 1,00,000 रुपए, इसके अंदर एबनॉर्मल इनकम भी ऐड है जो बिजनेस में बार बार नहीं होती, तो उसके इफेक्ट को हटाना है। कल मैंने बताया था कि एक्चुअल में ये 4,000 का जो लॉस है ये गलत नहीं है, जो अकाउंटेंट ने लॉस निकाला है या प्रॉफिट निकाला है ये ठीक है, लेकिन कल याद है मैं आपको बार बार क्या बोल रहा था? गुडविल के पर्पज से ये ठीक नहीं है। हमारा चैप्टर का नेम क्या है? गुडविल। कल हमारी डिस्कशन हुई थी, ये 4,000 का जो प्रॉफिट या लॉस है ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब हम गुडविल की बात कर रहे हैं ना, मार्केट में जो गुडविल चलती है वो नॉर्मल मार्केट कंडीशन से चलती है, ना कि एबनॉर्मल से। तो आपको इस 4,000 के अंदर जो जो एबनॉर्मल आइटम या जो जो कैपिटल नेचर की आइटम जुड़ी हुई हैं उसको हटा के नॉर्मल कंडीशन पे आ जाना है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे, अब आपसे पूछूंगा ही नहीं क्योंकि सारे नालायक है। 4,000 का क्वेश्चन में आया था लॉस, यहां तक पहुंचते हुए ना मैंने 1,44,000 को रख दो यार, उसको यहां पे समझ लो, रख उधर। 4,000 तक पहुंचते हुए मैंने टोटल 144 के लॉस को माइनस किया था, जहां पे 69,000 का लॉस तो ओके था, लेकिन यहां पे आपने 25,000 के एबनॉर्मल लॉस को भी माइनस कर दिया। आग वाले, क्या आग बिजनेस में बार बार लगती है? तो इसलिए पहले तो जो फायर वाला एक्सपेंस जो आपने माइनस कर दिया है यहां तक पहुंचते हुए उसको प्लस करो। फर्नीचर के जो पैसे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते, प्रॉफिट एंड लॉस में वो आते हैं जो बार बार हो, ये तो बैलेंस शीट में जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एज अ खर्चा दिखा दिया, उस खर्चे से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ? कम हो गया ना, जो कि गलत है, तो उसको ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि आपने माइनस कर दिया था। ये 144 का पार्ट था, फर्नीचर भी 144 का पार्ट था, जो कि गलत है, आपने माइनस कर दिया है, और माइनस करने के बाद रिजल्ट क्या आया? 4,000। तो आपने जो माइनस किया वो गलत है, उसको ऐड करो फर्नीचर को 50,000, ठीक है जी। उसके बाद आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट भी ऐड कर रखे हैं। कौन से एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर रखे हैं? इनकम फ्रॉम लॉटरी। क्या लॉटरी वाली इनकम हर साल लगेगी क्या? कभी कभार तुक्के से लग गई, लेकिन आपने प्रॉफिट में 1,40,000 में ऐड कर रखे हैं, जहां पे आपने 140 में ऐड कर रखे हैं। क्या ये धंधे का प्रॉफिट है क्या लॉटरी फ्रॉम इनकम? नहीं ना, ये तो तुक्का लग गया, किस्मत थी, लक बाय चांस। तो ये जो लॉटरी वाली इनकम है इसको माइनस करना पड़ेगा। लॉटरी वाली इनकम कितनी थी? 30,000। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में एडिड है, ऑलरेडी प्रॉफिट में एडिड है, या फिर एबनॉर्मल है, तो उसके इंपैक्ट को हटाओ। और क्या थी? इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई घरेलू बंदा, घरेलू आंटी भी बिजनेस में वो एफडी करा ले, उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो ये बिजनेस का इंटरेस्ट थोड़ी होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट जरूरी है क्या? बिजनेस की वजह से हो रही है? नहीं। कोई घरेलू आंटी है, घर का कोई बंदा है, वो भी कर दे, शेयर खरीद ले या एफडी करा ले, उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी बिजनेस की इनकम नहीं है, ये अदर इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। ये 1,40,000 में ऐड थी, इसको भी माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10,000। अब जो आंसर आएगा ना वो वही आएगा, 39, 31, 31,000। ये 31,000 के प्रॉफिट को बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। जो बिजनेस में जो सेलर और बायर राउंड टेबल डील कर रहे हैं ना, वो 4,000 के बेसिस पे नहीं करते, क्योंकि 4,000 के बेसिस पे एबनॉर्मल आइटम का इंपैक्ट भी जुड़ा हुआ है। मार्केट में जो भी डीलिंग होती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो कह रहे हैं एबनॉर्मल के इंपैक्ट को हटा के नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बताओ, इसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट होती है, ना कि उसके हिसाब से। अल्टीमेटली क्रक्स पता क्या बना? जो भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं या कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, आपने P&L अकाउंट में दिखा के, P&L अकाउंट में यहाँ पे दिखाने का मतलब पता क्या है? P&L अकाउंट में यहाँ पे दिखाने का मतलब है आपने इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। P&L अकाउंट के डेबिट में क्या आ रहे हैं? खर्चे, और खर्चे बिजनेस में क्या होते हैं? माइनस। प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं ना, तो यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि आपने इसको माइनस कर दिया है तो इसको प्लस कर देना। और जो प्लस वाली साइड पे आइटम्स है, 1,00,000 प्लस
30,000 प्लस 10,000, तो आपने इसको ऐड कर दिया है, इसको माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल आइटम का इंपैक्ट हटाना है। अल्टीमेट समझ आ गया? तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है यहां पे 4,000 आया जो गलत है। अभी तो हम इसको 4,000 ही बना के चलेंगे। ये लिख लिया सभी ने? देखना यहां तक लिख लिया? हाँ एडी, ये हो गया पूरा 4,000 लॉस तक का। कल वाली क्लास भी जो थी ना 90% 80% मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। कल वाली क्लास में बस एग्जांपल थोड़े और डिफरेंट थे। कल वाली क्लास का भी 80% तो आज ही समझा दिया। लिख लिया ये सभी ने? इसके बाद ये वाला लिखना है, ये हेडिंग लिखो। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4,000 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, गुडविल के हिसाब से आपको ये वाला प्रॉफिट चाहिए। 4,000 में पहुंचते पहुंचते 25,000 और 50,000 माइनस हो चुका था, उसको ऐड कर दो। जो ऐड हो चुका है उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो गलत था। बिजनेस का प्रॉफिट तो ठीक था, वैसे अगर मेरे को निकालना होता ना क्लास +1 में तब तो ठीक था, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन के लिए गलत था बस। हर टीचर के अपने अपने विचार होते हैं। जो मेरा विचार है जो आज की क्लास थी ना वो पूरे +2 के सिलेबस की मोस्ट टेक्निकल क्लास है। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों को यही नहीं समझ आता करना क्या है। ये क्लास +1 के हिसाब से आपको कुछ ना समझ आए ना, आप P&L अकाउंट बना के देखो कि P&L अकाउंट में उसको क्या किया गया है। डेबिट में दिखाया गया मतलब उसको माइनस कर दिया गया है, क्रेडिट में दिखाया मतलब उसको प्लस कर दिया गया है। लिख लिया ये? इसके बाद लिखो 31,000 के बाद लिखो जी, $4,000 के लॉस तक, 4,000 के लॉस तक पहुंचते लिख लोगे आप हिंदी में? मेरे को तो आप लोगों की कैपेबिलिटी पे डाउट्स है वैसे तो, कि ये वाला शब्द लिख लोगे हिंदी में। 4,000 के लॉस तक पहुंचते हुए 50,000 एंड 25,000 को माइनस किया था जो कि गुडविल के पर्पस से ठीक था या गलत था? जो कि गुडविल के पर्पस से गलत था। नाउ ऐड कर दो। सिमिलरली लॉटरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिमिलरली लॉटरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया था, उसे माइनस कर दो। so that
वी कैन रीच ऑन करेक्ट या नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा एबनॉर्मल आइटम्स, तीसरा है एबनॉर्मल आइटम्स एंड कैपिटल नेचर आइटम्स के इम्पैक्ट को रिमूव करना है। जहां पे आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया था उसके राइट साइड पे थोड़ी सी जगह बची हुई होगी ना आपके पास, देखना ये वाली जगह बची हुई है। फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल के साथ जगह बची हुई है, मैंने दिखाई कॉपी तेरी तो ठीक है बिल्कुल। जहां पे हमारे पास कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर चला आ रहा था, पी एंड एल का फॉर्मेट आपने पूरे पेज पे बना दिया था या सिर्फ उसी के नीचे ही बनाया था? ऐसे नहीं बनाना था, वो पी एंड एल वाला फॉर्मेट चल रहा था। चलो एक्चुअली मैंने तो वहां पे छुड़वाया था ना, मेरे को यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना था। अच्छा मैं आप, हाँ जी, तो मैंने एक पेज से ज्यादा लिखवा दिया है। चलो इस बात पे छुट्टी।